नमस्कार, ओमकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। नजर डालेंगे देश की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचने के बाद से माहौल गर्मा गया है। सुबह से घर के बाहर पुलिस बल और मीडिया का जमावड़ा है। दिल्ली पुलिस महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर जारी नोटिस के सिलसिले में उनके घर पहुंची थी। विशेष पुलिस आयुक्त सागरप्रीत हुड्डा के नेतृत्व में पुलिस की टीम 12 तुगलक लेन पहुंची थी। स्पेशल सीपी डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि आज वह तीसरी बार आए थे। हमने राहुल गांधी के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए। जो जानकारी हमने मांगी है वह हमें देंगे। पूरा मामला 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में राहुल गांधी के एक बयान से संबंधित है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेकर कुछ सवाल राहुल के पास भेजे थे और यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़ित महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमला बोला था। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बिना किसी नोटिस के दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच जाती है। यह दिखाया जाता है कि उन्हें परेशान करने के लिए सरकार किस तरह का रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पता होना चाहिए, यह अडानी घोटाले पर जवाब मांगने से हमें डरा नहीं सकते हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता भड़क चुके हैं, वहीं बीजेपी का भी पलटवार है। राहुल ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न की टिप्पणी की थी। यह टिप्पणी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किया था, जिसके बाद से ये जो विवादों का सिलसिला है ये शुरू हो गया और राजनीति तेज होती गई। इसी टिप्पणी को लेकर के अब वाद विवाद बढ़ता चला गया है और बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राहुल गांधी ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। राहुल ने समय मांगा है। कांग्रेस नेता भड़क चुके हैं। राहुल ने ये टिप्पणी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बिना किसी नोटिस के दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच जाती है। यह दिखाता है उन्हें परेशान करने के लिए सरकार किस तरह का रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पता होना चाहिए कि वो अडानी घोटाले पर जवाब मांगने से हमें डरा नहीं सकते हैं। They tried to stop me. They said we are not allowed to walk on this road. When I questioned them, under what rules can you stop me from entering the road which leads to my leader's house, then they relented. But this is a strange government going on. Where is the curfew? Is there a section 144? In any case, I am alone. Are they afraid of Rahul Gandhi or are they trying to scare Rahul Gandhi? Either case, they are wrong. They don't have to be afraid of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is only speaking the truth. उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, जिसमें हमें सफलता नहीं हुई थी। तो 16 तारीख को भी नोटिस दिया है। और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चले पुलिस बिना कोई कारण के, अगर वो यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा है कि ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं। अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको, उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गई है। राहुल सारी मर्यादा लांघ चुके हैं और क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट एंड व्हेन आई से आई से इट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के क्या कहते हैं? इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, यू नो इन इंडिया डेमोक्रेसी इज थ्रेटेंड, यू नो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। और आगे बढ़कर के कहते हैं, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिका एंड यूएस democratic countries are in oblivion. When you are discussing in the youth parliament, please go through these words. What does it mean? इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ है कि आप विदेश की सरजमी पर जाकर के भारत, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको वहां पर उसके बारे में आप निंदा तो करते ही हो, लेकिन साथ ही साथ विदेशी ताकतों को भी आप उकसाते हो कि वो हमारे यहां दखलंदाजी दें। ऐसे लोगों को लॉक, स्टॉक एंड बारल के साथ छुट्टी करनी चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से करनी चाहिए। इन्हें डेमोक्रेटिक मैनर उनको छुट्टी करनी चाहिए। दे हैव गॉट नो प्लेस इन डेमोक्रेसी, दोज हु डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की आपने हर मर्यादाएं आपने लांघ। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया और नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुस्लिम को सरकार ने समय में राहत ही है, वैसे ही रामनवमी पर हिंदुओं को छूट मिली। उन्होंने आगे कहा कि पीएफआई की मदद बिहार सरकार कर रही है। ये एक नया, इस बार कल हम लोगों ने पहली बार एक नया तरीका देखा कि रमजान के समय 1 घंटा पहले मुस्लिम कर्मी आएंगे और 1 घंटा पहले जाएंगे। यह मैं शुरू से कहता था कि अगस्त में जो यह सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो जदयू के सरकारी अफसर हैं और राजद में जो पीएफआई के जदयू राजद के कार्यकर्ता, उनकी गठजोड़ की सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में भी जो कभी नहीं होता था, ये अलग से नियम करना। अभी रामनवमी का त्योहार है, हिंदुओं को तो सुबह भी बैठना पड़ता है 11 बजे तक पूजा करने के लिए और 5 बजे शाम से भी पूजा करते हैं। हर कोई जानता है, हर हिंदू के घर में रामनवमी होती है। तो हिंदुओं को तो क्यों नहीं छूट मिलेगी? इस तरह से किसी जाति विशेष के लिए अलग से छूट देना बिहार को, और ये जो पीएफआई का एजेंडा है कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसके लिए बिहार सरकार कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। किसी भी सरकार के लिए कर्मचारी होता है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। एक खास समाज के लिए नियम बदलना कि 1 घंटा पहले आएगा, 1 घंटा पहले जब ऑफिस में न चपरासी रहेगा न किरानी रहेगा तो कोई भी आके क्या करेगा? तो ये एक पूरी योजना है। और अगर आपने छूट दिया तो रामनवमी के लिए क्यों नहीं छूट दिया? 10 दिन हिंदुओं को भी आप छूट देते कि 10 दिन तक हिंदू समाज भी 11 बजे तक पूजा करता है, तो 12 बजे दिन में आएगा और 4 बजे चला जाएगा, क्योंकि 5 बजे शाम को पूजा करनी है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव केवल और केवल पीएफआई का एजेंडा चला रहे हैं। आज भी जितनी गिरफ्तारियां होती हैं एनआईए के द्वारा होती हैं। बगल के उत्तर प्रदेश में देखिए, अपराधियों के खिलाफ 3000 से ज्यादा मुठभेड़ हुआ है। बिहार में कोई मुठभेड़ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि बिहार में अब अपराधियों की सरकार पूरे तौर पे बन चुकी है। डॉक्टर संजय कुमार। राहुल गांधी के घर पुलिस के जाने के बाद कांग्रेस की तरफ से एक पीसी की गई। इस पीसी में कांग्रेस के पीसी-1 खेड़ा सहित जयराम रमेश, पवन खेड़ा, मनु सनवीर मौजूद रहे। उस दौरान मीडिया के सामने कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको विस्तार से कहा है कि ये जो मिसाल है, जो घटना है, मोदी सरकार की प्रतिशोध, धमकी और डराने की जो राजनीति है, उसका एक मिसाल है। मैं एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि
जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने। उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने कैम्ब्रिज में और लंदन में कहा है, उसको गलत तरीके से उससे अर्थ निकालने के, तोड़ मरोड़ कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, वो कहा है, जबकि हमारे पास सबूत है और जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने भी रखा है कि उन्होंने। हिटलर जो था वो पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, उसके बाद में वहां की जर्मनी की स्थिति बनी है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो पूरी दुनिया सुन सकती है, इंटरनेट का जमाना है। राहुल गांधी वही बोले जो लंदन में जो यहाँ बोले थे, यहाँ बोलते थे या बोले हैं, बोलेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं इनको, इनकी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ने वाले नहीं है। जनता के बीच में जाएंगे। आज जो अनफॉर्चुनेटली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो तांडव मचा रखा है इन लोगों ने, जुडिशरी दबाव के अंदर है, चाहे सीबीआई कुछ भी कह दे, दबाव में हाईकोर्ट के अंदर भी है और ऊपर भी है, नीचे भी है, दुनिया जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव के अंदर काम कर रहा है। तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा और कैसे रहेगा? अगर ये 16 तारीख को सुबह माननीय राहुल गांधी जी को एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में करीब करीब 2 पन्नों जितने लंबे प्रश्न थे। वो प्रश्न कई ऐसे मुद्दे उठा रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जो कि लाखों लोग मिले राहुल गांधी जी से, उनके विषय में कुछ विक्टिम्स के बारे में, उनके नाम, उनकी जगह, क्या वारदात थी, इत्यादि इत्यादि। उस पर मैं अभी आऊंगा। लेकिन ये हुआ 16 को। दिल्ली पुलिस ने आके ये नोटिस दिया उनको कि हम आपसे चाहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। ये प्रश्न थे राहुल जी के उस वक्तव्य के विषय में जहां उन्होंने कहा था कि कई महिलाएं जो मिलती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती हैं, बलात्कार की बात करती हैं और परिवार में उत्पीड़न की बात करती हैं। और इसके विषय में इस क्वेश्चनर ने उनके नाम, उनकी रहने की जगह, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब पूछा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। आज फिर 19 तारीख को सुबह वही दिल्ली पुलिस के दस्ते और उनके साथ कुछ और लोग आए, वही प्रश्न वापस पूछने के लिए एक नया नोटिस लेके। बाकी चीजें हम बाद में लिखित रूप से देंगे दिल्ली पुलिस से, लेकिन हमने उनको आज कहा, हम लोग सब वहां प्रस्तुत थे और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक बहुत ही विचित्र पहलू है, एक नया आयाम बनाया गया है उत्पीड़न का, प्रतिशोध की राजनीति का, धमकाने और धमकी की राजनीति का। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका प्रथम बिंदु है कि एक 4000 किलोमीटर की यात्रा, 12 प्रदेशों, 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसके दौरान श्री राहुल गांधी लाखों करोड़ों लोगों से मिले, 140 दिन तक चली। उसके विषय में 2 दिन में, 3 दिन में 2 बार आना और प्रश्न पूछना कि वो कौन महिलाएं थी, कब हुआ, कैसे हुआ उनके साथ, आपने ये किया वो किया, उसके विषय में कंप्लेंट कहां की, कब की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी दिनों में विपक्षी गठबंधन के आकार लेने का भरोसा जताते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय दल अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि इस प्रस्तावित विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस की भूमिका पर यादव ने कहा कि यह सबसे पुरानी पार्टी को तय करना है।
विपक्षी गठबंधन या मोर्चा बनाने का प्रयास जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक विपक्षी गठबंधन आकार होगा जो बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। एक सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दल बीजेपी के खिलाफ जी जान से लड़ रही है और मुझे उम्मीद है कि वे सफल होंगे। यह बताए जाने पर कि जनता दल राजद और द्रविड़ मुनेत्र कशगम जैसे क्षेत्रीय दल विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करना चाहते हैं। यादव ने कहा कि वे पहले से ही सबसे पुरानी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। उन्होंने कहा यह बड़ी लड़ाई का सवाल है और कांग्रेस खुद इस लड़ाई में अपनी भूमिका तय करेगी। तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है और बड़ी भूमिका निभाई है समाजवादी पार्टी ने देश की राजनीति में, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। न केवल प्रदेश है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दो बार सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाने का मौका दिया। और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी को न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगी। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद 2-3-4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं। उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अभी बजट पास हुआ, 30% पैसा खर्च किया। जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 40% केवल खर्च कर पाए। अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। ये बीजेपी के लोग कमाल के लोग हैं, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं। कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगें मानी जाएंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं। जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के। और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। महिला आयोग पे जो जानकारी है तो देश में सबसे ज़्यादा अपराध अगर महिलाओं के ऊपर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। और जितने भी ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इनकी जब कभी भी जांच आएगी तो बहुत सारे अधिकारी कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी, और इसके लिए मैं समझता हूं देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं।
जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। पंजाब में खालिस्तान समर्थक और बारिश पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दूसरे दिन भी राज्य में अभियान छेड़े हुए है। इधर पुलिस अमृतपाल के घर गई तो यहां आनंदपुर खालसा फोर्स लिखा मिला। इसके अलावा उसके करीबी साथियों से जो हथियार बरामद किए गए हैं उन पर भी AKF लिखा मिला है। ऐसे में यह शक है कि अमृतपाल AKF के नाम से अपनी प्राइवेट फौज तैयार कर रहा था। अमृतसर रूरल के SSP सतिंदर सिंह ने दावा किया कि अमृतपाल के एक करीबी से 100 से ज्यादा अवैध कारतूस मिले। जब उससे पूछा गया कि यह कारतूस कहां से आए तो उसने बताया कि अमृतपाल ने उसे किसी जानकार से यह कारतूस दिलाए हैं। अमृतसर पुलिस ने वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल और उनके 7 साथियों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बीते कल शनिवार को अमृतपाल के 7 साथियों को जालंधर के महतपुर से पकड़ा गया। इनमें गुरलाल सिंह, सबरीत सिंह, अमनदीप सिंह, हरमिंदर सिंह, बलजिंदर सिंह, गुरवीत सिंह और अजय पाल सिंह शामिल है। पुलिस को इनके पास से 12 बोर की 6 राइफल और 193 कारतूस मिले थे। ये सभी अवैध हथियार है, इनका कोई लाइसेंस नहीं है। अमृतपाल की गिरफ्तारी की सूचना शनिवार दोपहर में आई थी, मगर देर रात पुलिस ने बताया कि वह फरार है। उनकी गाड़ी नकोदर में खड़ी मिली। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमृतपाल का मोबाइल फोन भी इसी गाड़ी में मिला। सूत्रों के मुताबिक उन पर NSA लगाया जा सकता है। अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी को अरेस्ट कर लिया गया है। वह एक्टर और प्रोड्यूसर है। पुलिस अब तक वारिस पंजाब दे से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 8 राइफलें और रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। अमृतपाल को शनिवार को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। ਪਗੋੜਾ ਹੋਇਆ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। तो कौन कौन सी फोर्सेस लगाई कोई मिला ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। किन्ने जाने ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਟੋਟਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 78 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਵੈਪਨ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। हाँ जी, मैं भाई अमृतसर पाल के फादर हैं, तो लेकिन हम लोग को तो अभी तक उनके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अभी किधर है, क्या है, उनके अरेस्ट है, बाहर है? लेकिन इतना कि पुलिस हमारे घर में रही 3-4 घंटा, उन्होंने इधर सर्च किया, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं इधर से कुछ भी मिला कि जो कोई इलीगल हो। तो बाकी तो अभी तक हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनके बारे में कोई करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमको, तो अगर मिलेगी तो फिर हम उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे। तो पुलिस ने कुछ बताया आपको जो आए थे? कोई नहीं, वो बोले कि सीनियर अफसर भी आए थे, SSP 2 डिस्ट्रिक्ट के थे, तो उन्होंने भी अभी तक बोले कि अभी हम लोग को भी उनको भी बोलते कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं अभी वो हमसे छिपा रहे हैं। बताया कि कोई अरेस्ट करना है या ऐसा कुछ? वो बोल रहे थे कि अरेस्ट करना है, तो मैं बोले अरेस्ट करना तो ये घर से 8 साढ़े 8 बजे गए, उस टाइम अरेस्ट कर लेना चाहिए था। हाँ, तो इससे ज्यादा तो मेरे हम लोग को कोई मालूम
अगली खबर यूपी से आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल अभी खत्म हो गई है। जी हां, 65 घंटे चली हड़ताल से यूपी की जनता परेशान थी। रविवार दोपहर को ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और बिजली कर्मचारी नेताओं के बीच दूसरे राउंड की बैठक में बात बनी। इसके बाद बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने हड़ताल खत्म होने का ऐलान कर दिया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे हैं। शैलेंद्र दुबे ने कहा, सरकार ने जिन 3000 बिजली कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया है, उनको वापस लाया जाए। इसके अलावा 32 लोगों पर एस्मा लगाया था, 29 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, इसे भी सरकार वापस लेगी। यह हड़ताल ऊर्जा मंत्री के आश्वासन और हाईकोर्ट के सम्मान में वापस हुई है। हालांकि एक बार फिर से कर्मचारियों को कहीं भी कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। रविवार सुबह 11 बजे दूसरे राउंड की वार्ता के लिए कर्मचारी नेता बैठक में पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक मंत्री का इंतजार किया, मगर ऊर्जा मंत्री नहीं आए। इसके बाद संघर्ष समिति के नेता लोग चले गए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने रविवार को बातचीत के लिए बुलाया था, इसलिए हम लोग आए थे, लेकिन मंत्री नहीं आए। इससे पहले शनिवार रात ऊर्जा मंत्री और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बीच 3 घंटे की पहली मैराथन बैठक हुई, मगर इसमें कोई नेता नहीं आ पाए। बिजली कटौती से प्रदेश में करीब 50 लाख उपभोक्ता परेशान हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि शनिवार रात की बैठक में ही आंदोलन वापस लेने पर सहमति बन गई थी। इसमें यह तय हुआ कि जितने लोगों को निकाला गया है, उन सबको वापस कर लिया जाए। 29 लोगों पर जो FIR दर्ज है, उसे हटाया जाए। 22 कर्मचारियों नेता पर जो एस्मा लगा है, उसको वापस लिया जाए। ये होने पर कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री इस पर सहमत थे, लेकिन वह लिखित से नहीं देने की बात कह रहे थे। ऊर्जा मंत्री का कहना था कि आप हड़ताल वापस लीजिए और हम मीडिया में बयान दे देंगे कि अब तक हुई सारी कार्रवाई वापस ले ली जाए। इस पर कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल वापस लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वह लिखित समझौते के बिना हड़ताल वापस नहीं लेंगे। पिछली बार जब लिखित के बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो मौखिक का कोई आधार नहीं होता है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच आयोजकों को महाराष्ट्र पुलिस ने CRPC 139 का नोटिस पकड़ा दिया है। चेतावनी भी दी है कि कार्यक्रम के आयोजक इस बात का ख्याल रखें कि कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कोई विवादित बयान न दे, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो जाए। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ठाणे में 2 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। इसे दिव्य दरबार नाम दिया गया है। इस आयोजन का महाराष्ट्र के अधिविश्वास विरोधी संगठन और विपक्षी के कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। मीरा रोड पुलिस की तरफ से दिए गए नोटिस में कहा गया है कि कार्यक्रम में लोगों की भारी उम्मीद उमड़ सकती है। ऐसे में वहां भी कानून व्यवस्था बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी न की जाए जिससे कि लोगों की भावना आहत हो। इसका भी ख्याल आयोजकों को रखना होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का कई संगठन विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी इस आयोजक के खिलाफ पुलिस को चिट्ठी लिखी है। एनसीपी विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाहर ने एक ट्वीट में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संत तुकाराम महाराज का अपमान करने वाले का प्रवचन महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने भी निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि धार्मिक नेता को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। कांग्रेस नेता ने उन पर
तुकाराम महाराज का अपमान करने और उनके लाखों भक्तों को नाराज करने का आरोप लगाया है। फिलहाल के लिए देश की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहें उनका न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।